तो आज हम क्या है, अब हम क्या है थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन का कंसेप्ट लेके चलेंगे अब हम आज। ठीक है, हमने मोल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमें मोल्स का पता चल गया कैसे निकालने कैसे नहीं निकालने हैं। आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है ये परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन ये बताता है कि मान लो मेरा कोई भी कंपाउंड है। अब मुझे पता है कंपाउंड किससे मिलके बना होता है, एलिमेंट से मिलके बना होता है, कि उसके अंदर क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो वो ये जानना चाहता है कि एक कंपाउंड को बनाने के लिए जो उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं उनका क्या परसेंटेज आया है, मतलब कितना परसेंटेज वो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। वो हमें क्या बताता है, परसेंटेज कंपोजिशन बताता है। ठीक है, उस कंपाउंड की। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6। ठीक है, इसमें 3 एटम्स है, 3 टाइप के एलिमेंट्स है। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर मैं इस कंपाउंड का देखूंगा कि इस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, तो बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन बताएगा परसेंट ऑफ द, ये क्या बताएगा, परसेंट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कितना परसेंट ऑफ एलिमेंट है इन द कंपाउंड प्रेजेंट है, वो उसका परसेंटेज कंपोजिशन बताएगा। यहाँ 3 तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम निकाल सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि कार्बन ने कितना परसेंटेज ले रखा है। ठीक है, हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज कंपोजिशन का कंसेप्ट रहता है, मतलब जो क्या बताता है कि एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का कितना परसेंटेज पड़ा है, बस सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालते कैसे हैं, देखो अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं, हमें मान लो किसी भी एलिमेंट का निकालना है, ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास 2 तरीके होते हैं निकालने को। ठीक है, 2 तरीके कैसे, एक तो तरीका तब लगाते हैं जब हमें मासेस दिए हों सबके। अच्छा, कि कंपाउंड का मास कितना है, ठीक है, एलिमेंट का मास कितना है, ये सब दिया हो, तब हम एक चीज लगाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरा तब हम लगाते हैं जब हमें मास नहीं दिए होते, तो हम उसको फिर मोलर मास या एटॉमिक मास में डील करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी, मैं भी एग्जांपल दूं तो मैं समझ भी आ जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन अगर किसी की निकालनी है, किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसका मास लूंगा, एलिमेंट का मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना मास है। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इनटू 100, इनटू क्या रहेगा, 100। ये मुझे क्या देगा, उसका परसेंटेज कंपोजिशन देगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, देखो जरा यहाँ पे मान लो मुझे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। ठीक है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड उसने बोल दिया कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मान लो 100 मतलब 120 ग्राम है। ठीक है, 120 ग्राम मेरे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, उसमें ये मास ऑफ द कंपाउंड आ गया कि 120 ग्राम जो है मेरे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और उसमें मेरा क्या पड़ा हुआ है, मान लो अगर मैं मान लो एज्यूम कर लूं कि 60 ग्राम जो है मेरा मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर। 16 ग्राम क्या है, मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो मुझे अगर परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ले कि परसेंटेज कंपोजिशन बताओ कार्बन की, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है, हमें कार्बन की लेनी है, तो कार्बन का मास लिखेंगे ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन, नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, यही चीज हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये मेरा परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, 60 ग्राम दे रखा है। ठीक है, कंपाउंड को कितना दे रखा है, 120 ग्राम दे रखा है, तो ये 100 होगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे मेरा कट जाएगा, ये आ जाएगा 50%। ठीक है, ये चीज होगी 50% होगी हमारी। ठीक है, ये चीज होगी, ये हमारा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन आ गया। अब इसमें 2 ही चीजें होंगी, देखो 2 ही एटम है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। अब कार्बन का परसेंटेज आ गया 50, तो ऑक्सीजन का भी कितना होगा, 50% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 2 ही चीजें, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 50% हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये चीज रहेगी। अब मैंने तुमको बोला था कि परसेंटेज कंपोजिशन हम 2 तरीकों से निकालते हैं। जनरली क्या होता है, देखो या तो वो हमें मास देगा कि हमारे कंपाउंड का इतना मास है, उसमें कार्बन इतना पड़ा है, तो परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। ठीक है, या फिर वो क्या है, मास नहीं देता, वो बिना मास की पूछ लेता है, परसेंटेज कंपोजिशन बताओ।
बेटा बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो, एटॉमिक मास भी लेंगे, अभी वही बात कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, या तो वो मास देगा, ठीक है, जैसे उसने अभी मैंने एग्जांपल ले लिया कि मास दे दिया, या वो सीधा तुमसे क्या कह देगा, या वो तुमसे सीधा क्या कह देगा, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, या वो सीधा ये बोल देगा जहां पे वो कोई मास नहीं देगा तुमको। अगर ये वाला केस हुआ जहां पे मास नहीं दे रखा, तो हम फिर ये परसेंटेज कंपोजिशन जो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोलिकुलर मास एंड एटॉमिक मास निकालते हैं। कैसे? अब जैसे उसने मेरे से पूछा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बताओ, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन बताओ, तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और नीचे क्या चाहिए, मास ऑफ कंपाउंड चाहिए इंटू 100 चाहिए, ठीक है, इंटू 100 कर दिया मैंने। अब मुझे देखो यहाँ पे कोई मास नहीं दे रखा, जैसे पहले उसने मास दे रखा था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें मास नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, मोलर मास या फिर उनके एटॉमिक मास से डील करते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, मास दे नहीं रखा तो मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा इसको, तो मोलर मास कितना होता है इसका, 44 होता है इंटू 100, तो ये मेरा क्या दे देगा, परसेंटेज दे देगा जो भी आएगा ऑक्सीजन का, ठीक है, ये परसेंटेज दे देगा ऑक्सीजन का। तो मैं यही बोल रहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन में दो चीजें से हम कर सकते हैं, अगर उसने हमें मास दिए हुए हैं तो हम ये वाला तरीका करेंगे, मतलब उसके मासेस यूज करेंगे, अगर उसने मास नहीं दे रखा तो हम फिर मोलर मास में यूज करेंगे उसको, ठीक है, अपने अपने हिसाब से मोलर मास के हिसाब से यूज करेंगे। बट वही है, जनरली क्वेश्चन में वो क्या करता है, मतलब मासेस वगैरह बहुत कम देता है, ठीक है, वो क्या है, हमें सीधा ही डायरेक्टली भले बोल देता है निकालने को, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, परसेंटेज कंपोजिशन होगी बेसिकली। ये चीज क्लियर हुई, ये हमारी क्या होगी, परसेंटेज कंपोजिशन हो गई। बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन बता क्या रहा है, ये बता रहा है परसेंट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, बस ये चीज हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, मतलब बेसिकली ये मास ऑफ द एलिमेंट बता रहा है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ द एलिमेंट इन 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। हाँ देखो, आना क्या चाहिए, देखो दोनों चीजों से आना सेम चाहिए, ठीक है, अगर वो डाटा तुम्हें सही देगा, देखो जैसे मैंने मास का डाटा लिया, देखो मुझे पता है कि देखो मैंने मास का डाटा लिया, 50% ऑक्सीजन आया, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसमें 50% से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो 50% से ज्यादा ही होगा। तो अगर उसने डाटा बिल्कुल एक्यूरेट दिया है तुमको, जैसे मैंने तो रैंडम कोई भी डाटा ले लिया ना, इतना है, ठीक है, लेकिन अगर उसने डाटा एक्यूरेट दिया तो सेम आएगा, ठीक है, लेकिन अगर डाटा एक्यूरेट नहीं, जैसे मैंने रैंडम डाटा ले लिया था ऐसे भी कोई, तो हो सकता है सेम ना भी आए, ठीक है, ये चीज है, पर वैसे वो करेगा नहीं, ठीक है, मेरे को तो अभी दिमाग में कुछ सूझा नहीं, मैंने तो ऐसे रैंडम ले लिया, ठीक है, वो तो सोच समझ के देगा तुमको डाटा, ठीक है, तो तुम इसमें मत घबराओ कि दोनों से सेम आएगा या नहीं आएगा, तुम्हें बस ये करना है कि जो डाटा दिया है उसको यूज करना है उसी हिसाब से, अगर नहीं दिया तो मोलर मास यूज कर लो बस। हम्म, ये चीज हो जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं, अब क्वेश्चन है जैसे एक, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन बताओ ऑक्सीजन की वाटर के अंदर। तो अब देखो हमें मास डाटा वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सीधा मोलर मास को यूज करेंगे हम। तो पहले तो वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला आता है H2O, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है ऑक्सीजन का, तो कैसे निकलेगा, तो ऑक्सीजन का कैसे निकलेगा हमारा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड इज 18 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, तो 100 इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। कुछ हाँ बच्चों ने बता दें कि 88.8 आंसर आ रहा है, कुछ इतना परसेंटेज आ रहा है, तो हो सकता है सही होगा, हाँ ठीक है, ऐसे निकलेगा हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कि फॉर्मूला होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन हम क्या निकालते हैं, और ये बताता क्या है, ये बस ये बताता है कि अगर मैं 100 ग्राम कंपाउंड ले लूं तो उसमें कितना मेरा मास प्रेजेंट होगा, वो क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन से पता चलता है मुझे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो, अब हमने जो परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा है ना, वो हमने क्यों पढ़ा है, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बन रहा है उसके अंदर भी आएगा, यूज होगा, देखो कैसे,
तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं अपना कौन सा, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो पहले मुझे सब ये बता दो, एक बार अनम्यूट कर लो अपने आप को, सब ये बता दो ऊपर वाले टॉपिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। नो सर। यस सर। चलो ठीक है, ओके चलो फिर अब चलो नेक्स्ट चलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं हम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। चलो देखो हमारी क्या है, जैसे हम किसी भी मतलब कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसका जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हम वाटर को लिखा हमने H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखा CO2, तो ये जो हम यूज करते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं। ये तो मैं पहले भी पढ़ा होगा कि हाँ जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बोलते हैं। तुमने अब की बार नई चीज पढ़ी होगी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या चीज होती है। तो एक एग्जांपल से तुम्हें सच में समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो जैसे मान लो मेरा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे हमने लिया था, ऊपर हमने ग्लूकोज बोला था, ग्लूकोज इज C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है। C6H12O6 ये हमारा क्या है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब देखो, अब मैं मान लो इसमें अगर रेशियो की बात करूं तो मुझे पता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। कार्बन 6 एटम्स है, हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, ऑक्सीजन के हैं 6 एटम है, तो रेशियो क्या है 1:2:1, ठीक है। अब मैं अगर एक फॉर्मूला बना दूं जो इनके रेशियोज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, एक फॉर्मूला ऐसा लिख दूं जो इनके रेशियोज को रिप्रेजेंट करे, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, अच्छा कार्बन 1 है तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने है 2 रेशियो में है तो 2, ऑक्सीजन ये, तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये ग्लूकोज का एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जो सिर्फ क्या है रेशियो दिखा रहा है मुझे कि एटम्स का जो प्रेजेंट होने का रेशियो कितना है। यहाँ फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है, इस फॉर्मूले से कि रेशियो कितना है 1:2:1 है, यानी एक कार्बन मतलब कि जितना भी कार्बन है ठीक है उसके ट्वाइस हाइड्रोजन है, उसके उसके सेम ही क्या है ऑक्सीजन है, तो ये मुझे रेशियो बता रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेसिकली, अगर हम डिफाइन करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला which tells the ratio of, formula which indicates the ratio, ठीक है, ratio of element in a compound, ठीक है। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेसिकली, अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि क्या दिखा रहा है, एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है या एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका सिर्फ रेशियो बताता है हमें। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या पता चलता है, सिर्फ रेशियो पता चलता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होगी, अगर इसी हिसाब से मैं मोलिकुलर फॉर्मूले को डिफाइन करूं, मोलिकुलर फॉर्मूले से डिफाइन करूं, हाँ बेटा क्या कह रहे हो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला से मास निकाल सकते हैं, मतलब किसका, मॉलिक्यूल का। हाँ एक हमारा होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप देखो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर हम बात करें, ठीक है, दोबारा बताना सर। कौन सा बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला? यस सर। अच्छा चलो देखो, देखो जरा एम्पेरिकल फॉर्मूला के हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई कंपाउंड ले लिया ग्लूकोज, अगर मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिर्फ रेशियोज को लिखना होता है, मतलब कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हुए मुझे क्या है सिर्फ रेशियोज दिखाने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसका रेशियो निकाला कि कार्बन क्या है 1 रेशियो के साथ है, हाइड्रोजन क्या है 2 रेशियो के साथ है, ऑक्सीजन क्या है 1 रेशियो के साथ है, तो इससे मैंने क्या फॉर्मूला बना दिया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये जो फॉर्मूला बना ये सिर्फ मुझे रेशियो दिखा रहा है कि कार्बन 1 रेशियो का है, 1 रेशियो में है, हाइड्रोजन 2 रेशियो में है, ऑक्सीजन 1 रेशियो में है, ऐसे कि ये तीनों जो है 1:2:1 में है। तो ये फॉर्मूला सिर्फ क्या बता रहा है मुझे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी सिर्फ रेशियो बता रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले एक बार मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दूं, फिर मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा तो मैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। चलो देखो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है तुम्हें खुद भी समझ में आ गया होगा कि एम्पेरिकल क्या बता रहा है, ये रेशियो बता रहा है, ठीक है, और जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है कि एक्चुअल नंबर कितना प्रेजेंट है,
ठीक है, एक्चुअल नंबर कितना प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, इसमें, ठीक है। मतलब जैसे हमने क्या बोला, ग्लूकोज के केस में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा, वो हमें इस फॉर्मूले से पता चल गया CH2O से। लेकिन एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है, अब वो ये भी हो सकता है 1:2:1 में, तो क्या है वो, ये भी तो हो सकता है कार्बन, ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है C2H4O2, ये भी तो 1:2:1 में है। वो ये भी हो सकता है C3H6O3, ये भी 1:2:1 में है। लेकिन ना तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ना ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा किसी भी कंपाउंड का, जो एक्चुअल में नंबर प्रेजेंट है वो बताएगा, ठीक है। मतलब ये समझो कि तुम ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ना CH2O, एक इंपेरिकल फॉर्मूला कितने को भी हो सकता है, जैसे वो ग्लूकोज का भी इंपेरिकल फॉर्मूला बन रहा है, वो इस कंपाउंड का भी इंपेरिकल फॉर्मूला बन रहा है, वो इसका भी बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक ही रहेगा, मतलब बेसिकली, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। हमें रेशियो तो पता चल गई 1:2:1 में है, लेकिन अगर ग्लूकोज के एक्चुअल एटम्स की बात करें तो वो कितने हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताएगा, फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। ये चीज हो जाएगी हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेता तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तुमने बेंजीन के बारे में शायद सुना होगा भी, ठीक है। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6, ये होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये होता है, जो क्या दिखा रहा है, अच्छा जब एक बेंजीन का मॉलिक्यूल लोगे तो 6 कार्बन और 6 क्या होंगे उसमें, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होंगे। अब देखो अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला बात करूं, इंपेरिकल फॉर्मूला बात करूं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रियल फॉर्मूला, वो तो हम होगा ही रियल फॉर्मूला, रियल और कोई हाइपोथेटिकल फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, रियल और हाइपोथेटिकल ही नहीं बोल रहा। रियल मतलब ये, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं ये बोल रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। और जो रियल है मतलब कि जो, मतलब ऐसे नहीं बोलोगे कि तुम रियल है या अनरियल है, दोनों ही रियल है, बस वो है कि एक रेशियो बता रहा है और एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, बस वो अलग का हमने कंपैरिजन थोड़ी किया है। हमने क्या बोला कि एक चीज वो बता रही है, रेशियो बता रही है, एक वो बता रही है हमारे नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ रियल और अनरियल की तो क्या ही बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, दोनों ही रियल चीजें हैं, ऐसा नहीं है। हाँ चलो जैसे देखो, अब बेंजीन में मैं बात कर रहा था कि बेंजीन में क्या बोल रहे हैं, C6H6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्चुअल फॉर्मूला है जो कि ये बता रहा है मुझे कि कार्बन में क्या है, जो बेंजीन का अगर मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें तुम्हें 6 कार्बन एटम मिलेंगे और 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। लेकिन अगर तुम्हें इसमें रेशियो देखना हो कि रेशियो क्या मिलेगा, तो रेशियो तुम्हें क्या मिलेगा, 1:1 में मिलेगा। मान ली जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, CH बन जाएगा, CB1 और Sp1, ठीक है। ये चीज होगी इसकी इंपेरिकल फॉर्मूले की, ठीक है। हाँ गोल्डी तुम कुछ पूछ रहे हो, मुझे अब बताओ जरा क्या पूछ रहे हो, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो हाँ बोलो। सर, मैं पूछ रहा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मोल का रेशियो होता है, मास का रेशियो निकाल सकते हैं मास के रेशियो से? हमने देखो इंपेरिकल फॉर्मूला में मैंने क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला में देखो मैंने किसका रेशियो निकाला, मैंने मास का रेशियो थोड़ी निकाला, मैंने यहाँ पे नंबर का रेशियो निकाला है, कितने नंबर में वो प्रेजेंट है। अगर मैं मास का रेशियो निकालता तो फिर मैं मास लेता ना उनके, तो मैंने इंपेरिकल, मास रेशियो निकलेगा नहीं सर एम्पिरिकल फॉर्मूला? उसका मास रेशियो क्या रहेगा, मास रेशियो तो निकल सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मास रेशियो तो निकल सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जब मोलिकुलर से इंपेरिकल फॉर्मूला पे जा रहा हूँ तब मैं नंबर का रेशियो ले रहा हूँ। ओके सर। हाँ, मास रेशियो तुम्हारा यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ देखो दोनों से मास रेशियो तो सेम ही आएगा ना, ठीक है। जैसे तुम ये देखो, चलो वो तो छोटा हो जाएगा, मतलब हाँ जैसे C6H6 देखो, यहाँ पे कितना मास होगा, यहाँ पे मास रेशियो क्या निकालोगे, मास ऑफ कार्बन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना हो यस जाएगा सर। 12 × 6 रेशियो 72। 1 × 6, ये 6। हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, कितना रेशियो आ गया, 12:1 आ गया कि नहीं आ गया। तो सर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है? ये इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे आ गया, अगर C12, ये तो भाई बेटा मास का रेशियो है ना,
ये एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ी, नंबर का रेशियो पूछा है मैंने यहाँ नंबर ही लिया है, नंबर का रेशियो पूछा है मैंने। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला तो इसका तो C12H बन जाएगा, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ ही नहीं ना, ये तो गलत है क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं करते हैं, हम ये बताते हैं कि देखो मैंने लिखा भी है, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, एक एलिमेंट के मतलब कि एक रेशियो है किसका, नंबर ऑफ एलिमेंट का, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे, ये चीज है, मास का रेशियो नहीं है। ठीक है, मैंने वहां पे एग्जांपल भी तो लिया था जब मैंने 6 और 12 और 6 लिया था, यहाँ पे तुम खुद सोचो, मैंने क्या यहाँ मास थोड़ी लिए हैं, नो सर। हाँ यहाँ पे नंबर ही लिया है मैंने। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो हाँ, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, अब सब क्लियर हो गया सबको, मोलिकुलर एम्पिरिकल फॉर्मूला अब सबको क्लियर है? यस सर। अब किसी को हाँ किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो। हाँ, अब जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि CO2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ, देखो CO2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताऊं अगर मैं, तो कार्बन कितना है, 1 है नंबर में, कार्बन एटम 1 है, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2 हैं, तो इसका तो यही रेशियो बनेगा, तो इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि ये कट तो रही नहीं है, कोई शॉर्ट तो कट नहीं है, सेम ही आएंगे इसमें। ये चीज क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कहीं कोई रेशियो बनेगा ही बनेगा, क्या पता वो सेम भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि इसमें हो गया। अब इसका जो नंबर का रेशियो था वो 1:2 था, अब रेशियो को लिखोगे तो वो वही से CO2 ही देगा हमें, तो यानी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम हो गए। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या है ना, अब मैंने कहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करते हैं हम। फ्रैक्शन में बेटा कैसे रेशियो आ जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं लिखना है तुमको, फ्रैक्शन में नहीं करना है रेशियो को। ठीक है, नहीं तो फ्रैक्शन में आना होता तो फिर फ्रैक्शन में हम करते नहीं है ना, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ, जैसे Fe2O3 है, यहाँ कहाँ फ्रैक्शन में है बोलो, रेशियो तो देखो Fe2O3 है, अगर तुम इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो क्या आएगा, 2:3 आएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना होता कि हमें 1 और 1.5, इसको ऐसे नहीं करना कि 1:1.5, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, ये नहीं करना है, जो नहीं डिवाइड हो रहे फर्दर उनको वहीं छोड़ना है, उनको ऐसे नहीं कि धक्के से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Fe2O3 का रेशियो है वो Fe2O3 ही रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला ही रहेगा वो, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों सेम ही होंगे इसके। ठीक है, ये चीज हो गई। चलो अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन का क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें परसेंटेज कंपोजिशन की, तो मैंने कहा था वो आगे यूज होगा। तो देखो अभी हमें क्या है, अगर मान लो किसी की परसेंटेज कंपोजिशन दी हो, ठीक है, तो उसके परसेंटेज कंपोजिशन के हिसाब से, मतलब उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी का इम्पैक्ट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, और फिर अगर हमें मोलर मास दिया हो तो और अच्छी बात हो जाती है कि हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो परसेंटेज कंपोजिशन क्या बताती है कि कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे किसी का मास परसेंटेज दे रखा हो कि हाँ भी ये इतना प्रेजेंट है, ये इतना प्रेजेंट है, ये इतना प्रेजेंट है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी जैसे मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, तो तुम्हें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है, तुम्हें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है कि C6H12O6, तो तुम तो इजीली देख के निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें इनकी परसेंटेज दे दूं कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन इतना परसेंट है, X% है, हाइड्रोजन Y% है, ऑक्सीजन Z% है, तो बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो अब हम वही देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा हो तो हम कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, और अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल गया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर कैसे निकालते हैं उससे, वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो यही है हमारा अगला टॉपिक, मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे कैसे हम एम्पेरिकल एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, तो देखते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे। हाँ, एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, रुको। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 1.2 प्रॉब्लम है ये हमारी। ठीक है, देखते हैं, चलो देखो इसमें क्या बोला है उसने। इसमें एक चीज बोली है उसने, ये बोला है कि कंपाउंड है मेरा, ठीक है, कंपाउंड है जिसके अंदर कितना है, हाइड्रोजन 4.07% हाइड्रोजन है, ठीक है, 24.27% कार्बन है, ठीक है, और तीसरा क्या है, 71.6% क्या है, क्लोरीन है। उसने कहा कि उसका मोलर मास कितना है, 98.96 ग्राम। व्हाट आर द एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ठीक है, देखो
सबसे पहले बात बताता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन से निकलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला वहां से निकलता है। अगर हमें उस चीज का मोलर मास दे रखा है और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर मास की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें देखो मोलर मास दे रखा है, तो तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ये चीज नहीं दी होती है ना, मान लो ये नहीं दिया, तुम फिर नहीं निकाल सकते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला ही निकाल सकते थे बस, ठीक है। तो मतलब ये समझ लेना कि अगर उसने तुम्हें क्या कर दिया, मोलर मास दे दिया ना, तो वो तुमसे पूछ सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। लेकिन अगर उसने मोलर मास नहीं दिया ना, फिर वो तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, फिर वो तुम्हें क्या है, सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला तक ही रोकेगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालते, क्या स्टेप रहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। देखो हमें ऐसे स्टेप पर ही चलना है हर क्वेश्चन में। देखो हाँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, देखो उसमें समझा देता हूँ। एलिमेंट लिया, एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है कंपाउंड में, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है, एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, और तीसरा कौन सा हमारा, क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है मेरा, परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन इज 4.07%, ठीक है, और कार्बन इज 24.27% और क्लोरीन इज 71.6%, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है यहाँ पे, ये टेबल बनानी है बेसिकली हमें, ठीक है। अब चलो देखो, अब हम बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम ये एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम, और हर क्वेश्चन में तुम्हें यही एज्यूम करना है, जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला का आएगा और परसेंटेज दे रखा होगा, यही एज्यूम करना है। लेट अस एज्यूम वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, परसेंटेज कंपोजिशन क्या बताता है कि मास बताता है 100 ग्राम में। तो अगर हाइड्रोजन का 4.07% है, तो ये क्या बता रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये मास बता रहा है किसका, हाइड्रोजन का 100 ग्राम में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.07 ग्राम, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। कार्बन का कितना हो जाएगा, 24.27 ग्राम, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 71.65 ग्राम, ठीक है। तभी हमने परसेंटेज को ग्राम में सीधा लिख दिया, जब हमने ये एज्यूम किया कि 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है मेरा, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें हर क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हुए यही एज्यूम करना है कि हमारा 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ताकि हम परसेंटेज को सीधा ही क्या करें, मास में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास मास आ गया, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम निकालेंगे मोल्स, ठीक है, हम निकालेंगे मोल्स। अगर मुझे हाइड्रोजन के मोल्स निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि 1 होता है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4.07 कुछ आ जाएगा, ठीक है। कार्बन का कितना आ जाएगा, 24.27 डिवाइड बाय 12, ये कितना हो जाएगा मेरा, 2.02 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो कितना आ जाएगा, 71.65 डिवाइड बाय 35.5, ये भी क्या है, कुछ 2.202 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई, मान लो ये चीज हो गई। अब हमने मोल्स निकाल दिए, अब हमें देखो, अगर तो हम मोल्स हमारे क्या होते, अगर हम मोल्स हमारे जैसे, अब हम क्या करेंगे, सेकंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम निकालते हैं रिलेटिव मोल्स, रिलेटिव मोल्स, ठीक है। रिलेटिव मोल्स में हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव मोल्स कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें क्या करना होता है रिलेटिव मोल्स निकालने के लिए, सारे मोल्स को, ऑल मोल्स आर डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट मोल, ठीक है, स्मॉलेस्ट मोल नंबर जी। इन तीनों को हम उससे डिवाइड कर देंगे जो इनमें से, तीनों में से छोटा है सबसे। तो इन तीनों में से छोटा क्या है, 2.02 है, तो हमने 4.07 को 2.02 से कर दिया, हमने 2.02 को 2.02 से कर दिया डिवाइड, हमने 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ जो रेशियो निकल के आएगा, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो कितना है, 2:1:1 है, ठीक है। हमने डिवाइड किया है ना, हमने डिवाइड किया, तो हमने मतलब कि रेशियो निकालने हैं बेसिकली। तो अब हमें रेशियो पता चल गए, हमें रेशियो पता चल गए, तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला आराम से बता सकते हैं। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या आ जाएगा, 2, मतलब कि ऐसे हो जाएगा, CH2Cl, ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अच्छा देखो, हम इसमें एक स्टेप और भी कर सकते थे। अगर मान लो, मैं इसे एग्जांपल लेता हूँ हाइपोथेटिकली, कि यहाँ पे मेरा क्या होता है, जैसे अभी तो होल नंबर आ गए,
ठीक है, अभी तो होल नंबर आ गए, जरूरी नहीं है कि वो होल नंबर में आता है, क्या पता मान लो यहाँ पे मेरा 1.5 ये रेशियो आ जाता है 2 और 1.5 और 1, तो मुझे क्या करना होता है इनको, मतलब कि इनको ऐसे मतलब कि नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिससे कि ये होल नंबर बन जाए पूरा। ठीक है, जैसे अब मैं इसको अब क्या करूं, तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, उससे कर दूं 2 से, तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि क्या बन जाए 4, ये कितना बन जाएगा 3 और ये कितना बन जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर रेशियो मिल रहा है, तो हम फिर एक स्टेप आगे चलते हैं अगर ऐसा कुछ होता। अभी यहाँ पे पहले ही मतलब कि होल नंबर में आ चुके हैं वो 2, 1 और 1। ठीक है, अब ये तो हम क्या है फिर यही रुक जाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। अगर मान लो कहीं पॉइंट सर वगैरह में अगर आता है, हाइड्रोजन में 4.07 के बजाय होता 4.7 तो क्या होता सर? हाँ तो 4.7 होता जैसे, तो तुम्हारे यहाँ कितना आता, ये आ जाता, एक मिनट रुको, अगर मान लो 4.7 होता ना और हम इसको क्या करते फिर 2.02 से डिवाइड करते, यानी 2 से अगर कर लेते तो हमारा ये क्या बनता 2.3 कुछ बनता है, 2.35 कुछ बनता है। देखो अब हमें क्या करना है ना, हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी लेना है हर जगह। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी लेना है, कैसे अप्रोक्सीमेशन लेना है, देखो अगर मान लो जैसे तुम्हारा ये आ जाता कि 2.1 आ जाता, ठीक है, या 2.2 आ जाता, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते थे 2। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाता, मान लो 2.5 आ जाता, फिर तो तुम कर सकते थे ना इसको कन्वर्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो तुम इस केस में ऐसा करोगे, बाकियों में तुम अप्रोक्सीमेट ले सकते कि कि कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं, ज्यादा अगर डिफरेंस है। मान लो जैसे 2.9 आ जाता या 2.8 आ जाता, ठीक है, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कर लेते, 3 मान लेते फिर। ठीक है, ये चीज है, मतलब हमें कैलकुलेशन वही करनी है जहां पे हम कर सकते, जैसे कोई मान लो 0.5 वाला आ गया, उसका तो हम डेसिमल बहुत इजीली हटा सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये चीज है, तो हमें ऐसे रखना है। तुम्हें क्वेश्चन में ना देखो, पहली चीज तो ये, तुम्हें क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कहीं कंफ्यूजन हो जाए कि अच्छा मैं मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, तुम्हें ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, कि तुम क्या है खुद डिसाइड कर पाओगे वहां पे। तुम्हें क्या पता है वहां पे वो 3.9 आ रहा हो कहीं पे, तुम उसको अप्रोक्सीमेटली 4 ले सकते हो। ठीक है, या तुम्हें क्या होगा 2.5 देके तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 से। ठीक है, ये चीज है, तो तुम्हें ऐसा ही कुछ मिलेगा, तुम्हें ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि जिसमें तुम्हें सोचना पड़ जाए अच्छा अब मैं मल्टीप्लाई करूं या ना करूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हारे साथ। कभी भी तुम कोई भी क्वेश्चन करके देख लेना, कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कुछ ऐसा दिया होगा कि जो तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करे। वो तुम्हें कोशिश यही करेगा कि ऐसा दे कि तुम्हारा मतलब कि ऐसा हो कि तुम्हें जज ना करना पड़े बैठ के कि अब मैं मल्टीप्लाई करूं या नहीं करूं, वो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ भी करने की जरूरत है, कर लो अब। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, तो हमारे यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। यहाँ तक तो हमने देखो परसेंटेज कंपोजिशन का यूज किया और इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला। और तुम्हें करना ऐसे ही है, तुम्हें क्या है परसेंटेज कंपोजिशन से पहले मास पे जाना है, मास से फिर मोल्स पे जाना है, और मोल्स से फिर क्या है रिलेटिव मोल्स पे जाना है। अगर जरूरत है तो नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं जहाँ पे तुम क्या है सिंपल रेशियो निकालोगे। ठीक है, सिंपल रेशियो निकालोगे, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड वो देख लेना, यहाँ पे सिंपल रेशियो 2:1 ही है। तो ठीक है, अगर जरूरत नहीं है तो सिंपल रेशियो से पहले रिलेटिव मोल्स पे रुक जाओगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दोगे तुम। ठीक है, ये चीज होगी हमारी। तो ये हमारा क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मोलर मास नहीं दिया होता, ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पूछता हमसे, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला पे रोक लेता हमको। लेकिन अगर उसने एम्पिरिकल अभी मोलर मास दे दिया है तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें मोलर मास दिया हो तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। देखो चलो, हाँ देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक रेशियो होता है, हमने बात की थी। देखो देखो कैसे, जैसे मैंने ग्लूकोज का लिया था C6H12O6, ये था मोलिकुलर फॉर्मूला। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2O। ठीक है, यही था। तो क्या रिलेशन था, मतलब अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 टाइम्स कर दूं तो वो मुझे क्या मोलिकुलर फॉर्मूला देगा कि नहीं देगा, वो देगा। देखो कैसे, जैसे मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से इधर कर दिया, सबसे मतलब मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, तो ये क्या बन गया C6H12O6 बन गया कि नहीं बन गया। मतलब ये कहाँ से आया, ये इनका रेशियो ही तो है बेसिकली, कि कार्बन का 6 इसके साथ रेशियो है, हाइड्रोजन का 6 रेशियो है बेसिकली, ये N होता है हमारा। ठीक है, तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली कि मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में एक एन का डिफरेंस होता है, एन नंबर का बस, जैसे यहाँ पे 6 का डिफरेंस था, मतलब कि C6H12 वो 6 था और CH2O था। जब मैंने CH2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया। तो मतलब हमें कोई एक एन नंबर ढूंढना होता है जिससे हम इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर सके ताकि हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सके। अब वो देखते हैं वो एन कैसे निकालते हैं हम। तो देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला का
सब्स्टिट्यूशन मतलब n टाइम्स होता है वो, बेसिकली ये चीज है, ठीक है, n टाइम्स होता है। बस मुझे ये n फैक्टर निकालना है। अगर मैंने ये n नंबर निकाल दिया तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे पता ही है, तो मैं मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल दूंगा। तो देखो ये n कहाँ से निकलेगा, ये n निकलता है कैसे, ये रेशियो से निकलता है, मोलिकुलर मास का रेशियो डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मास होगा उसका, उन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या है, ये n निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मोलिकुलर मास तो दे रखा है, कितना दे रखा है मोलिकुलर मास, 98.96 ग्राम, ठीक है, 98.96 ग्राम। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकल जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, इसका मास निकालोगे तो वो मास क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहलाएगा। निकाल दो, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 2 into 1, क्लोरीन इज 35.5, ये कितना आ गया 14 प्लस 35.5, ये कितना हो गया हमारा बेसिकली 49.5। अब जब इसको करोगे, हालांकि ये एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली 2 नहीं आ रहा है, लेकिन ये देखना तुम कुछ 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि हमें नंबर ही चाहिए, n क्या एक नंबर ही होगा, कभी पॉइंट में नहीं होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n एक नंबर होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n मेरा क्या आ गया, जैसे 2 आ गया, ठीक है, n2 आ गया। अब मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है इसका, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला पता था CH2Cl, n क्या है, इसको 2 टाइम्स कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा C2H4Cl2, ये मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला आ गया। ये मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिकुलर मास के बिना नहीं निकल सकता था, इसके बिना नहीं निकल सकता था ये, और ये हमें फिर क्वेश्चन में दिया ही होगा, ठीक है। हमें ये चीज समझ में आई कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से निकाल सकते हैं, सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो, लेकिन अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के साथ साथ हमें वहां पे मोलर मास भी दिया होना चाहिए, ठीक है, तब हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, ये टॉपिक क्लियर हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन से, और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ चीज? यस सर। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। इजी कंसेप्ट था, कुछ ज्यादा वो था नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तो इन्होंने बहुत प्रिसाइज दे दिया तुमको, 71.65%, बहुत प्रिसाइज दे दिया मतलब, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में बिल्कुल टेंशन मत लेना, तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जो तुम इजीली कर सकोगे, ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसा वो नहीं होगा, हाँ, ठीक है। तो चले आगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करें अब इसके बाद। यस सर। यस, चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जो कि क्या है, स्टोइचियोमेट्री एंड इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये चीज हो गई, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे मेन मोल कंसेप्ट आएगा। अब मोल कंसेप्ट का कैसे हम यूज करते हैं वो तो हमने बहुत सिंपल पढ़ा था, ठीक है, कि हमने कैसे मोल्स निकालने कैसे नहीं। अब हम एक स्टेप आगे चलेंगे कि मोल्स निकालने के बाद उसको रिएक्शन में कैसे अप्लाई करना है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हें उसमें पहले थोड़ी चीजें क्लियर करवाऊंगा, फिर हम उसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। मान लो जैसे मेरे पास क्या है, एक रिएक्शन है कोई भी, ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लो CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है और वाटर बना रहा है, ठीक है। CH4 जो मीथेन है, मीथेन क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रही है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं अभी एक बार हम, इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो मुझे पता है यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये चीज हो गई, ये अब बैलेंस हो गई, ठीक है। तो अब हम ना ये देखेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या रहती है। देखो पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो कोफिशिएंट लगे होते हैं ना आगे, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है मीथेन के आगे, तो तुम एज्यूम कर लो कि 1 है वो, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे एज्यूम कर लो कि 1 है, लेकिन हम 1 को दिखाते नहीं, हम बाय डिफॉल्ट समझ जाते हैं कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, ठीक है। ये चीज होगी, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा। आप देखो अब क्या है, ये जो कोफिशिएंट होते हैं, ये जो नंबर होते हैं बिफोर द स्पीशीज, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं हमारे, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि
ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के बारे में, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में, इसके आगे 1 था, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ बस, ठीक है, आगे कभी किसी रिएक्शन में 1 नहीं लिखूंगा, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए 1 लिख रहा हूँ अभी। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करूँ तो ये रिएक्शन क्या बता दिया मुझे, जब मैंने बैलेंस कर लिया, हमेशा रिएक्शन को इन्फॉर्मेशन जो लेनी है ना वो बैलेंस के बाद ही लेनी है, बैलेंस के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उससे गलत भी मिलेगी जो भी मिलेगी। तो इसलिए पहले जब भी रिएक्शन अगर कोई यूज कर रहे हो स्टोइचियोमेट्री में, तुम्हें उसको बैलेंस करना है, ठीक है, उसको बैलेंस करना है, फिर उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। उससे इन्फॉर्मेशन देखो क्या एक्सट्रैक्ट करनी है, देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या बता रहा है बेसिकली, यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन जो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में बात कर रहा हूँ, जो कोफिशिएंट है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ये दे दे कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल CH4 का लेता हूँ तो उसके सामने मुझे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे रिएक्शन के लिए, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें को, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या देने के लिए, क्या दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट में, क्या दे रहे हैं, CO2 और H2O दे रहे हैं, लेकिन कितना कितना दे रहे हैं, टू गिव मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना मिल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिल रहा है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिल रहा है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल रहे हैं। मतलब देखो यहाँ से तुम्हें लग रहा है कि सर ये क्या बता रहे हो, फालतू की बात है, ये फालतू की बात नहीं है, ये आगे यूज होंगी। क्यों यूज होगी, अभी वो ये जैसे हमें रिएक्शन क्या बता रही है कि अगर मेरे को 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन है मेरे पास, अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो उसके लिए कितने रिएक्शन के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, यानी मीथेन के डबल चाहिए होंगे। तो वो तुमसे क्वेश्चन पता कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये बताओ मेरे पास Na मॉलिक्यूल्स है मीथेन के और मुझे उसको रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए होगा। तुम्हें पता है एक के लिए रिएक्शन क्या बता रही है, अगर एक है तो डबल चाहिए होगा उसका, मतलब एक है तो 2 चाहिए होंगे। तो अगर तुम Na मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो CH4 के, तो तुम्हारे ऑक्सीजन के कितने चाहिए होंगे, तुम्हें कितने चाहिए होंगे, 2 Na चाहिए होंगे, डबल चाहिए ना, 2 Na चाहिए होंगे। तो वो रिएक्शन में यही खेलता है बस कि तुम एक बार रिपीट करना। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मेरे को रिएक्शन क्या बता रही है, रिएक्शन तो जो स्टोइचियोमेट्री से बता रही है वो क्या बता रही है कि अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 लेता हूँ तो मेरे को क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ वो रिएक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछा है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि ये बता दो मुझे, चलो ठीक है कि मैं रिएक्शन में Na मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं Na मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूँ, मैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूँ मीथेन के, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन के कितने रिएक्ट करेंगे उसके साथ फिर। तो फिर मेरे को यहाँ से ये देखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल क्या है, गोल्डी बेटा 2 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, देखो कैसे, मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल के साथ 2 जाते हैं ऑक्सीजन रिएक्ट करने, यानी जितने भी CH4 के मॉलिक्यूल है उसका डबल ऑक्सीजन के चाहिए हमें। तो अगर मैंने Na मॉलिक्यूल ले लिया तो मुझे कितने चाहिए होंगे, 2 Na मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, गोल्डी बेटा 2 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो। अब आया बेटा समझ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये चीज है, वो क्वेश्चन में ऐसे पूछे, मान लो अगर मैंने Na मॉलिक्यूल्स ले लिए, Na मॉलिक्यूल्स ले लिए मीथेन के, तो मुझे ये पूछ लेगा कि ऑक्सीजन के बताओ कितने चाहिए होंगे। मुझे पता है एक मॉलिक्यूल के साथ 2 चाहिए होते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल का डबल चाहिए होता है। तो Na मॉलिक्यूल को अगर रिएक्ट करना है तो ऑक्सीजन डबल चाहिए होगा, यानी कितने चाहिए होंगे ऑक्सीजन, 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे मेरे। ये चीज क्लियर हुई, यहाँ पे 2 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होंगे, ठीक है, ये चीज है हमारी, ये रिएक्शन बोल रही है। अब वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कितने बनेंगे। मुझे सर पता है अगर बैलेंस ना करें तो, अगर बैलेंस नहीं करो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो कुछ बताएगा ही नहीं ना वो। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सब गलत होगी, फिर गलत ही कैलकुलेशन होंगी, गलत ही वो चीज होगी, ठीक है। हाँ, अब वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो मॉलिक्यूल से तुम्हें क्या CO2 और वाटर के बारे में पूछ ले कि CO2 और वाटर बताओ कितना बनेगा। तो तुम बता सकते हो कि अगर एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन रहा है, अगर एक मॉलिक्यूल मीथेन से एक मॉलिक्यूल CO2 बन रहा है और मैंने Na मॉलिक्यूल्स ले लिए मीथेन के, तो कितने बनेंगे CO2, कितने बन जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बन जाएंगे, है ना। एक से एक बन रहा है ना, मतलब जितने CH4 है मॉलिक्यूल लोगे उतना ही CO2 के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो जब तुमने Na ले लिया तो Na मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे वहां पे। और वाटर कितने बनेंगे, वाटर की अगर बात करो तो कोफिशिएंट देखो 2 है,
मतलब वो बोल रहा है अगर मीथेन एक लेते हो तो वाटर क्या डबल बनता है, तो अगर तुम मीथेन Na ले रहे हो तो वाटर कितना बन जाएगा 2Na ऑफ वाटर, ये चीज हो जाएगी हमारी 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएंगे हमारे, ठीक है, ये चीज होगी। तो ऐसे हम क्या है इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में डील कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन को हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मिलती करती है ये, ठीक है। और क्वेश्चन भी तुमसे ऐसे पूछे जाएंगे, वो तुम्हें एक डाटा दे देगा और पूछेगा दूसरे का डाटा बताओ कैसे क्या करोगे, कितना रिएक्ट करवाओ कितना नहीं। तो वो तुम्हें जब तक तुम बैलेंस नहीं करोगे उसको तब तक तो वो गलत ही आंसर देगा। तुम्हें पहले सबसे पहले स्टेप ही यही करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बैलेंस करनी है रिएक्शन को, ठीक है, ये चीज है। चलो अब ये तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात किया था, ठीक है। हम क्या है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। ये जो कोएफिशिएंट है इनको मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में भी डील कर सकता हूँ। कैसे डील कर सकता हूँ, देखो ये अभी मेरे को क्या बता रहा है, एक मॉलिक्यूल दो के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये मुझे ये भी बता सकता है कि 1 मोल ऑफ CH4 is reacting with, ठीक है, is reacting with 2 moles of O2, 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2, 1 mole of CO2 and 2 mole of water। ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखो मेरे पास ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं मॉलिक्यूल में रिलेशन लिख सकता हूँ तो मैं मोल्स में लिख सकता हूँ। अब मेरे पास मोल्स आ गए, तो मोल्स आ गए तो मैं मास में भी रिलेशन लिख सकता हूँ, क्योंकि मोल से हम मास तो निकाल ही सकते हैं ना, तो मोल से हम क्या है मास भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डील कर दिया इसको। अगर मुझे मान लो नंबर ऑफ मास में डील करना होता, कितना मास कितना रिएक्ट हो रहा है, मुझे पता है ये कितना ले रहे हैं, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल ऑफ मीथेन में कितना होता है 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब हो गया 16 ग्राम ऑफ मीथेन is reacting with 2 moles of oxygen। तो ऑक्सीजन गैस का वैसे कितना होता है 32 ग्राम होता है 1 मोल में, लेकिन यहाँ 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स का मतलब क्या हो गया 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब कितना मास, टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, वाटर का होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल का मतलब कितना हो गया 36 ग्राम एंड गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये मैं क्या है मास के टर्म में भी डील कर सकता हूँ। मतलब एक रिएक्शन को तुम देखना मोल्स की टर्म में, मोल्स का रिलेशन पार्टिकल से होता है तो पार्टिकल्स की टर्म में यानी मॉलिक्यूल्स या एटम्स की टर्म में, और मोल्स का रिलेशन मास से भी होता है तो मास की टर्म में भी डील कर सकता हूँ। अब वो उस पर डिपेंड करेगा वो कैसे देगा क्वेश्चन में, वो तुम्हें मोल्स की टर्म में भी पूछ सकता है, वो तुम्हें मॉलिक्यूल की टर्म में भी पूछ सकता है, वो तुम्हें मास की टर्म में भी पूछ सकता है। उसने ये बोल दिया कि मैंने मान लो CH4 को रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, उसने कहा कि मैंने क्या किया 32 ग्राम लिया CH4 का, मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना चाहिए। तो तुम सबसे पहले ये चेक करोगे कि रिएक्शन क्या बता रही है, तुम सबसे पहले ये चेक करोगे। उसने मेरा क्वेश्चन देखो क्या दे दिया, उसने कहा कि ये बताओ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन दे दिया उसने, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 32 ग्राम ऑफ मीथेन, कितना मीथेन के लिए 32 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए कितना चाहिए। तो अब देखो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा मास की बात कर रहे हो तो हमें मास में डील करना है। तो पहले तुम रिएक्शन से देखोगे कि रिएक्शन क्या बता रही है। रिएक्शन बता रही है 1 मोल के साथ 2 मोल रिएक्ट करेगा, यानी 1 मोल का मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन के साथ कितना रिएक्ट करेगा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। रिएक्शन ये बता रही है। सबसे पहले रिएक्शन को ही देखोगे कि रिएक्शन क्या बोल रही है, अगर 16 ग्राम ऑफ मीथेन के साथ क्या करेगा, कितना रिएक्ट करेगा 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो अगर तुम 32 ग्राम लेके चल रहे हो रिएक्शन में, ठीक है, 32 ग्राम अगर अपने कंडीशंस लेके चल रहे हो तो कितना तुम्हें चाहिए होगा ऑक्सीजन, तुम्हें चाहिए होगा ऑक्सीजन 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम्हारा यहाँ पे 128 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर है यहाँ तक। ऐसे हमें रिएक्शन से डील करना है, अभी स्टोइकियोमेट्री में ये है। किसी को कुछ भी डाउट हो बेटा पूछ लो इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये चीज रहेगी। हम हाँ इतना ही करवाओगे सर आज? क्या हो गया, इतना ही करवाओगे आज? नहीं इसमें एक चीज और बतानी है अभी मेरे को। क्या परेशान हो गए क्या तुम, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नो सर ये इक्वल टू का निशान आप मतलब 3 क्यों ऐसे लगा रहे हो, ये तो किस ये चीज का इक्वल टू निशान का है? साइन नहीं लगा रहा बेटा, इक्वल टू का साइन नहीं लगा रहा, ये बस ना मैं इन चीजों को मिस कर रहा हूँ, मतलब स्किप कर रहा हूँ बेसिकली। ये मैं चीज पूरी लिखने की बजाय ना रिएक्टिंग विद, तो मैं इक्विवेलेंट साइन लगा रहा हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में ये चाहिए बस मेरे को,
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिखा ना कि 16 ग्राम ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद दिस, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं लिखना इतना बड़ा बड़ा, मैंने ये सिंबल डाल दिया कि मुझे समझ में आ जाएगा। अच्छा 16 ग्राम ऑफ CH4 का मतलब क्या होगा, 64 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब इतना को स्किप कर रहा हूँ बस, इक्वल टू का साइन नहीं है ये, ठीक है। हाँ, तुम्हें अगर जैसे करना है तुम लिख के कर सकते, तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस इसको छोटा कर रहा हूँ कि मेरे को बार बार ना लिखना पड़े, तो मेरे को बस ये है कि मैं इसका रिलेशन देख रहा हूँ बस, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये चीज है। हाँ हाँ, अच्छा वो कौन बोल रहा था, किसको परेशानी होगी थी इतनी अभी? हाँ, चलो देखो, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टर्म डील कर लिया, हमने नंबर ऑफ मोल्स में डील कर लिया, हमने क्या है मास में डील कर लिया। एक चीज में हम और डील कर सकते हैं, वो डील क्या है हमारी, वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है, वॉल्यूम के टर्म में डील करते हैं। हाँ, अगर एटम और मॉलिक्यूल साथ में हो तो तुम फिर एटम और मॉलिक्यूल की बात कर सकते हो। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो कैसे, जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, तो तुम यहाँ पे क्या जज करोगे, यहाँ पे एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि अच्छा यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन इज रिएक्टिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तुम फिर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की बात, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। तो अगर मान लो मैंने 10 कार्बन के एटम ले लिए, तुम्हें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे, तुम्हें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने लेने पड़ेंगे, 10 लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ऐसे करना है, तुम ऐसे भी डील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तुम्हें, ठीक है। हाँ, वैसे मॉलिक्यूल और एटम्स के जनरली वो बात नहीं करता, वो मास में, ठीक है, वो मास और क्या कहते हैं मोल्स में ज्यादा डील करता है, ठीक है, ये चीज रहती है, मतलब मॉलिक्यूल्स में वो बहुत कम करता है। चलो, अब मैंने क्या बोला कि मैं मास में डील कर सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल्स में डील कर सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डील कर सकता हूँ। अब मैं अगर मान लो इसके केस में क्या है, वॉल्यूम में भी डील कर सकता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम में कैसे डील कर सकता हूँ, अगर मान लो मेरी रिएक्शन में गैसेज इन्वॉल्व हो रही हो, तो गैसेज केस में हम क्या है वॉल्यूम से भी डील कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कौन सा होता है, टेम्परेचर यहाँ क्या रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है जो हम लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तुम बेसिकली गैसियस लॉ में पढ़ोगे, तो थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखो कि एक मोल किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होल्ड करती है, 22.4 लीटर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर, तो इतना वॉल्यूम वो क्या है ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। हाँ, अगर लिक्विड फॉर्म में हो फिर हम वॉल्यूम के टर्म में डील नहीं करते हैं, मतलब इस हिसाब से वॉल्यूम में डील नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ डील वॉल्यूम में तभी करते हैं जब गैसियस दे रखी हो हमें, ठीक है। और इस रिएक्शन में सारी गैसियस है, मीथेन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, और जो वाटर बन रहा है वो भी गैसियस फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। चलो देखो, अब मैंने क्या बोला था, मोल से चलते हैं, मोल से वॉल्यूम पे चलते हैं। मोल्स क्या कह रहा था, 1 मोल ऑफ CH4 लिया, वो कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O दे रहा है। अगर मैं कंडीशन ले लूं एट STP, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ CH4 का मतलब क्या है कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 इज रिएक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ O2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल्स का मतलब क्या हो गया, 2 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O मतलब 22.4 into 2 लीटर ऑफ H2O। यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम तभी लिख सकते हैं जब पहले हम STP की बात कर रहे हैं, ये STP भी होती है वॉल्यूम, ये ठीक है, ये चीज हो गई। और सारे फिर STP पे मेजर करोगे, अगर सब में वॉल्यूम देख रहे हो तो सारी वॉल्यूम जो भी सारी गैसेज है वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए, मतलब वो सारी फिर STP पे ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम मिथेन गैस को तो STP पे देख रहे हो और ऑक्सीजन गैस को किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे देख रहे हो, तब ये रिलेशन वैलिड होगी, ये 22.4 वाले हम कर रहे हैं, ठीक है। ये तभी वैलिड होंगे जब सारी गैसेस सेम होंगी, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होंगी, और वो सेम टेम्परेचर प्रेशर क्या रहेगा, STP वाला टेम्परेचर प्रेशर रहेगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो ये हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होगा,
ठीक है, ये हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। अब कैसे इसको यूज करेंगे ये हम ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम इसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट है? पहले तो अनम्यूट करके अपने आप पूछ लो, ठीक है, यहाँ पे कुछ डाउट है तो। नो सर। नो सर।